वेलकम टू नॉलेज टेक बाय शिवानी। आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से नजर डालने वाले हैं जो एक साहित्यिक घटना बन चुकी है। मेरा मतलब है एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में 15 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बेची हैं, 80 भाषाओं में जिसका अनुवाद हो चुका है और जो दशकों से बेस्ट सेलर लिस्ट में बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं पाउलो कोएल्हो की दी एल्केमिस्ट की। बिल्कुल। और ये एक ऐसी किताब है ना जो लोगों को दो हिस्सों में बांट देती है। कुछ लोग इसे जीवन बदलने वाला अनुभव मानते हैं और कुछ इसे कह सकते हैं कि सतही कहते हैं। हाँ, तो आज की इस चर्चा में हम कहानी के सार को समझेंगे, इसकी जबरदस्त लोकप्रियता के पीछे के कारणों को देखेंगे और साथ ही इसके खिलाफ जो दलीलें दी जाती हैं उन्हें भी समझेंगे। हाँ, हम देखेंगे कि अलग-अलग साहित्यिक समीक्षाएं और विश्लेषण इस किताब के बारे में आखिर कहते क्या हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी को ही समझते हैं। ये कहानी है स्पेन के एक गडरिये लड़के सैंटियागो की, जिसे बार-बार एक सपना आता है। हाँ, सपने में उसे मिस्र के पिरामिडों के पास एक खजाना दिखाई देता है। बहुत सीधी सादी शुरुआत है। और यहीं से किताब का वो केंद्रीय विचार सामने आता है, पर्सनल लेजेंड। व्यक्तिगत दंत कथा। हाँ, मतलब वो चीज जिसे आप हमेशा से पूरा करना चाहते थे। और वो मशहूर लाइन कि जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करने की साजिश करती है। बिल्कुल। और इसी विश्वास के साथ सैंटियागो अपनी भेड़ों को बेचकर एक सफर पर निकल पड़ता है। और रास्ते में उसके साथ बहुत कुछ होता है। उसे लूटा जाता है, वो एक क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम करता है, रेगिस्तान पार करता है और एक अंग्रेज से मिलता है, फातिमा नाम की एक लड़की से मिलता है। मतलब ये क्लासिक हीरोज जर्नी का ढांचा है। सही कहा। और जो बात यहाँ वाकई दिलचस्प है वो ये कि ये कहानी एक बहुत पुरानी लोक कथा पर आधारित है। अच्छा। हाँ, जिसे घर पर खजाना या द ट्रेजर एट होम कहा जाता है। इसके अंश हमें 13वीं सदी के फारसी कवि रूमी की कविताओं में आई वाह। और अलिफ लैला की कहानियों में भी मिलते हैं। तो शायद यही वजह है कि इसकी अपील इतनी सार्वभौमिक है, मतलब कालातीत महसूस होती है। शायद यही एक बड़ा कारण है। तो सवाल यह है कि इस सीधी सादी कहानी में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना पसंद आता है। कई समीक्षकों का मानना है कि इसका सरल और सुकून देने वाला संदेश इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, ये पाठकों को अपने सपनों का पीछा करने का हौसला देती है, खासकर जब वे जीवन में किसी अनिश्चित मोड़ पर खड़े हों। और शायद यही वजह है कि नॉलेज टॉक बाय शिवानी पर हम इस किताब के जादू को समझना चाहते थे। बिल्कुल। इसके लोकप्रिय होने के कई कारण हैं। पहला तो है इसके सार्वभौमिक विषय, जैसे सपनों का पीछा करना। हाँ, सपनों का पीछा करना, कड़ी मेहनत का मूल्य और भौतिकवाद के खतरों से बचना, ये बातें हर संस्कृति और हर उम्र के लोगों से जुड़ती हैं। सही। दूसरा है इसका आध्यात्मिक पहलू। लेखक ने जादुई यथार्थवाद यानी मैजिकल रियलिज्म का इस्तेमाल किया है, जैसे वो सपने, शगुन। हाँ, और दुनिया की आत्मा जैसी अवधारणाएं। ये सब पाठकों को एक रहस्यमयी मार्गदर्शन का एहसास कराती हैं। लेखन शैली के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। कोएल्हो बहुत ही सरल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे वाक्य। हाँ, जिससे गहरे विचार भी आसानी से समझ में आ जाते हैं। किताब में कई ऐसी पंक्तियां हैं जिन्हें लोग फ्रेम करवाकर दीवार पर लगाना पसंद करते हैं। जैसे वो चम्मच पर तेल की 2 बूंदों वाली कहानी, हाँ, बिल्कुल संतुलन का सबक। ठीक है। अब जरा सतह के नीचे उतरते हैं। ये तो सब जानते हैं कि किताब प्रतीकों से भरी हुई है। इसका सबसे बड़ा प्रतीक तो कीमिया यानी अल्केमी ही है। हाँ, कीमिया का मतलब सिर्फ सीसे को सोने में बदलना नहीं है। ये असल में व्यक्तिगत परिवर्तन का एक शक्तिशाली रूपक है। मतलब खुद को बेहतर बनाना। हाँ, खुद को शुद्ध करके आध्यात्मिक ज्ञान तक पहुंचने की प्रक्रिया। सैंटियागो की यात्रा असल में कीमिया के 3 चरणों को दर्शाती है। अच्छा, वो कौन से चरण हैं? पहला है नेग्रेडो यानी अंधकार और परीक्षण का दौर। फिर है अल्बेडो मतलब ज्ञान का प्रकाश। और तीसरा? और तीसरा है रूबेडो यानी आत्म साक्षात्कार, जब वो खुद को और दुनिया को समझ जाता है। वाह। और दूसरे प्रतीक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि वो वीरान चर्च। हाँ, जहां से कहानी शुरू और खत्म होती है। वो भर का प्रतीक है ना, खजाना भी वहीं मिलता है। बिल्कुल, जिसका मतलब है कि उस खजाने को पहचानने के लिए वो पूरी यात्रा जरूरी थी। सही कहा। इसी तरह मिस्र के पिरामिड उसकी पर्सनल लेजेंड, उसकी मंजिल का प्रतीक है, जो उसे उस यात्रा पे निकलने के लिए प्रेरित करते हैं। और उसकी भेड़ें वो उस आरामदायक और सामान्य जीवन का प्रतीक है जिसे सैंटियागो अपने सपनों के लिए पीछे छोड़ देता है। बिल्कुल सही। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, हर कोई इस किताब का प्रशंसक नहीं है। इसकी काफी आलोचना भी होती है। हाँ, बहुत होती है। कई साहित्यिक आलोचक तो इसे साहित्य से ज्यादा सेल्फ हेल्प किताब मानते हैं। अच्छा। उनका कहना है कि कहानी बहुत ज्यादा अनुमानित है
और ये जो जादुई यथार्थवाद का उपयोग है वो कुछ ज्यादा ही हो गया है। और दार्शनिक स्तर पर? दार्शनिक स्तर पर कुछ लोग इसके संदेश को बहुत ज्यादा सरल और कह सकते हैं कि बचकाना मानते हैं। कायनात आपकी मदद करेगी वाला विचार? हाँ, वो अवास्तविक लगता है, क्योंकि असल जिंदगी में सैंटियागो की तरह लोगों को हमेशा मदद नहीं मिलती। इससे तो एक खतरनाक मानसिकता भी बन सकती है। बिल्कुल, कि अगर कोई असफल होता है तो शायद उसने पूरी शिद्दत से कोशिश ही नहीं की, जो कि सच नहीं है। एक और गंभीर आलोचना भी है जो ओरिएंटलिस्ट या प्राच्यवाद के दृष्टिकोण से आती है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बिंदु है। कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि ये किताब पूरब की एक रूढ़िवादी छवि पेश करती है। मतलब सैंटियागो, जो एक पश्चिमी नायक है, उसे गतिशील और साहसी दिखाया गया है। और पूरब? और वो एक स्थिर और रहस्यमयी पूरब को जीतता है और वहां के लोगों को बचाता है, जैसे क्रिस्टल व्यापारी या फातिमा। अच्छा, तो ये अनजाने में पश्चिम बनाम पूरब का एक विभाजन पैदा करता है। हाँ, कुछ आलोचकों का यही मानना है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? हमारे पास एक ऐसी किताब है जो दुनिया भर में बेस्ट सेलर है, पर साथ ही गहरी आलोचना का शिकार भी है। देखिए, द एल्केमिस्ट एक आधुनिक दंत कथा की तरह काम करती है। इसकी ताकत इसकी सादगी और सपनों का पीछा करने के सार्वभौमिक संदेश में है। जो लोग खोया हुआ महसूस कर रहे हैं उनके लिए ये एक गर्मजोशी भरे कंबल की तरह है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यही सादगी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, जो इसे अवास्तविक और दार्शनिक रूप से उथला बनाती है। तो ये एक तरह से शुरुआती किताब हो सकती है। हाँ, यह कई लोगों के लिए पढ़ने और दर्शन की दुनिया में पहला कदम हो सकती है। लेकिन जो लोग गहरी और जटिल सच्चाई की तलाश में हैं, उन्हें ये अपर्याप्त लग सकती है। तो हम श्रोताओं को किस विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे? किताब का अंत, उसका अंत सैंटियागो को एक वास्तविक भौतिक खजाना मिलने के साथ होता है। हाँ, सोने और जवाहरात से भरा संदूक। लेकिन पूरी किताब में मुख्य सबक ये सिखाया जाता है कि असली खजाना तो सफर ही था। ये तो एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। हाँ, कि क्या एक भौतिक खजाने को शामिल करना उसी भौतिकवाद को बढ़ावा नहीं देता जिसकी किताब आलोचना करती दिखती है? या ये इस बात का संकेत है कि आध्यात्मिक और भौतिक सफलता एक साथ मौजूद हो सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पाठक खुद विचार कर सकते हैं। बिल्कुल। Please do subscribe, like and share to my channel Knowledge Take by Shivani.